हेलो बच्चों, अब हम लोग पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 7 पे। लेक्चर नंबर 7 पे पहुंच चुके हैं। इसका मतलब इससे पहले हम लोगों ने 6 लेक्चर्स कवर किए हैं, जिसमें हम लोगों ने इंपॉर्टेंट टर्म्स, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल के बारे में, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, फिर उसके बाद डाइहाइब्रिड क्रॉस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बैक क्रॉस के दो फॉर्म, आउट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। उसके बाद हम लोगों ने कवर किया रेसिप्रोकल क्रॉस। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं इन टॉपिक से रिलेटेड, ये भी हम लोगों ने कवर कर रखा है। अब बच्चे हम लोग मूव कर रहे हैं पोस्ट मेंडलिज्म की तरफ। अगर हम लोग पोस्ट मेंडलिज्म की तरफ मूव कर रहे हैं, इट मींस हम लोगों ने कवर कर रखा है मेंडलिज्म। और मेंडलिज्म और पोस्ट मेंडलिज्म दोनों अलग अलग टर्म है। अगर ये दोनों अलग अलग टर्म है तो इनके बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी हो जानी चाहिए। इसलिए इंपॉर्टेंट है बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना, क्योंकि जब भी आपको कोई बोले मेंडलिज्म और बोले पोस्ट मेंडलिज्म, तो कुछ चीजें हैं जो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ, अगर मेंडलिज्म की बात हो रही है तो ये कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, पोस्ट मेंडलिज्म की बात हो रही है तो इन कॉन्सेप्ट्स की बात हो रही है। जैसे कि टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि मैं बोलूं आपसे छेना, समोसा, तो आपका क्या मन होगा? ऑब्वियस सी बात है, खाने का मन होगा। लेकिन अगर मैं बोल दूं गोबर, तो खाने का तो मन नहीं होगा ना, मतलब कुछ अलग ही फील आ रहा होगा। तो सेम इसी तरीके से मेंडलिज्म और पोस्ट मेंडलिज्म दो अलग अलग टर्म है और इन दोनों के अलग कॉन्सेप्ट हैं। तो जब इन टर्म्स के बारे में डिस्कशन हो तो आपके मन में अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट भी आने चाहिए। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है बेसिकली मेंडलिज्म और पोस्ट मेंडलिज्म में। देखिए, मेंडल कहते थे कि एक कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि पोस्ट मेंडलिज्म में हम लोग देखने वाले हैं कि एक कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए मोर देन वन जीन रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हम लोग ये चीज पढ़ते भी हैं। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो ह्यूमन का स्किन कलर, जिसके लिए 3 पॉलीजीन रिस्पॉन्सिबल है। ह्यूमन की हाइट, जिसके लिए 5 पॉलीजीन रिस्पॉन्सिबल है। ह्यूमन इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, जिसे आईक्यू बोलते हैं, 25 पॉलीजीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया मेंडलिज्म और पोस्ट मेंडलिज्म में। मेंडल कहते थे कि एक जीन के 2 अलील होते हैं, इसीलिए हम लोग एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट देखते थे। जबकि पोस्ट मेंडलिज्म में क्या होगा, एक जीन के मोर देन 2 अलील होंगे, जो कि हम कहां देखेंगे? मल्टीपल एलिलिज्म में। और इसका एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो एबीओ ब्लड ग्रुप है। और भी एग्जांपल्स हैं, बट एबीओ ब्लड ग्रुप हमारा बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है। इसके बाद अब मेंडल कहते थे कि एक जीन एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब जैसे कि एक जीन था जो कि सीड का शेप डिटरमाइन करता था, एक था जो सीड का कलर डिटरमाइन करता था, एक था जो फ्लावर का पोजीशन, फ्लावर का कलर। तो हर एक कैरेक्टर के लिए अलग अलग जीन था। जबकि अब हम लोग देखने वाले हैं पोस्ट मेंडलिज्म में कि एक जीन मोर देन वन कैरेक्टर को डिसाइड कर सकता है, यानी कि एक्सप्रेस करवा सकता है। ये हम लोग कहां पढ़ते हैं? ये हम लोग देखते हैं प्लियोट्रोपिज्म में। उसके बाद मेंडल कहते थे कि एक जीन एक क्रोमोसोम पे होता है, इसीलिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उन्होंने दिया था कि 2 अलग जीन होंगे अलग अलग क्रोमोसोम पे, और ऐसे ऐसे होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बट अब हम देखने वाले हैं कि एक जीन और दूसरा जीन एक ही क्रोमोसोम पे क्लोजली एसोसिएटेड हो सकते हैं, जो कि हम देखेंगे लिंकेज में। तो बेसिकली आप ये समझो कि ये मेंडलिज्म और पोस्ट मेंडलिज्म में बहुत सारा डिफरेंस है। इवन मेंडल कहते थे कि डिसिमिलर यूनिट फैक्टर में एक यूनिट फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जिसे हम डोमिनेंट बोलते हैं, और दूसरा यूनिट फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो उसे हम रिसेसिव बोलते हैं। बट अभी हम यहाँ पे पोस्ट मेंडलिज्म में देखने वाले हैं कि डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर में हो सकता है दोनों के दोनों यूनिट फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हो सकता है दोनों के दोनों फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, कोडोमिनेंस। तो बेसिकली आप ये समझो कि मेंडलिज्म और पोस्ट मेंडलिज्म में बहुत बड़ा ट्रांजिशन है। ऐसा ट्रांजिशन जैसा आप 10th क्लास से 11th क्लास में आते हो तो क्या होता है, पतली सी साइंस की बुक पाते हो और 10th में आप अच्छा मार्क्स ले आते हो और आपका भी मन करता है, आपके घर वाले भी बोलते हैं बेटा साइंस ले लो। अब आप साइंस लेके 11th क्लास में जाते हो तो फिजिक्स की उतनी मोटी बुक, केमिस्ट्री की उतनी मोटी बुक, और अगर आपने बायो ले रखा है तो बायो की, मैथ्स ले रखा है तो मैथ्स की, और अगर आपने पीसीएमबी ले रखा है फिर तो आपको 4 साइंस, जितना आपकी 10th में साइंस की बुक थी, ऐसे 4 मोटी बुक मिल जाती है। यानी कि अचानक आपका ग्राफ जो है एक्सपोनेंशियल वे में बढ़ जाता है।
तो आपका पूरा का पूरा जो है सिलेबस इतना ज्यादा वास्ट हो जाता है कि आप घबरा जाते हो। ठीक इसी तरीके से मेंडलिज्म और पोस्ट मेंडलिज्म में भी बहुत सारा डिफरेंस आ जाता है। बट अगर आपने 10th में अच्छे से पढ़ रखा है, ये वाला नहीं कि 30 मिनट में आइए, जैसे आजकल यूट्यूब पे होता नहीं कि 30 मिनट में आपको पूरा का पूरा जो है 10th का जितना क्वेश्चन आने वाला है मैं बता दूंगा, इस तरह वाला नहीं। अगर आपने सच में मेहनत कर रखा है 10th में, क्योंकि 10th में हम लोग पढ़ते क्यों है, एनसीईआरटी ने वो चैप्टर रखे क्यों है आपके लिए। अगर आपको 30 मिनट में ही सारा कुछ मिलना होता तो एनसीईआरटी ने इतने सारे चैप्टर्स क्यों रखा है। तो सेम उसी तरीके से अगर आपने 10th में अच्छा मेहनत कर रखा है तो 11th और 12th में उतनी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। ऐसे ही अगर आपने मेंडलिज्म अच्छे से समझ रखा है तो आपको पोस्ट मेंडलिज्म में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। रीजन, मेंडलिज्म गलत नहीं था, मेंडलिज्म से कुछ डेविएशन आप पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि मेंडलिज्म गलत है, अदरवाइज हम उनको मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स नहीं बोलते, हम मेंडलिज्म पढ़ते ही नहीं। क्योंकि आपको पता होगा कि मेंडलिज्म से पहले प्री मेंडलिज्म भी है, जिसको हम लोगों ने उतना भाव नहीं दिया क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस की बातें होती थी जो कि सही नहीं है। ठीक, तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इन सारे टॉपिक्स को, पोस्ट मेंडलिज्म के जो टॉपिक्स हैं इनको वन एट अ टाइम पढ़ेंगे। जैसे मेंडल क्या करते थे, वन कैरेक्टर एट अ टाइम, तो ऐसे हम भी वन टॉपिक एट अ टाइम पढ़ेंगे और सारी चीजों को अच्छे से समझेंगे। बाकी कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, मैं हूं यहाँ पे, सारी चीजें हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पोस्ट मेंडलिज्म। पोस्ट मेंडलिज्म जो है उसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जीन इंटरैक्शन। देखिए जीन इंटरैक्शन जो होता है, नॉर्मली क्या होता था, मेंडल क्या कहते थे भाई कि डिसिमिलर यूनिट फैक्टर में एक अपने आप को एक्सप्रेस करता है कि एक अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता। बट हमने ऐसा भी देखा आगे चल के कि एक ही जीन का जो अलील है वो आपस में इंटरैक्ट करके कुछ अलग ही फिनोटाइप बनाते हैं, जिसको हम लोग वन जीन या फिर आप कह सकते हो इंट्राजीनिक या फिर आप कह सकते हो एलेलिक इंटरैक्शन में पढ़ेंगे। जीन इंटरैक्शन का एक फॉर्म है। और ऐसा भी हम लोगों ने देखा कि दो अलग जीन एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उनका एक्सप्रेशन चेंज कराते हैं। ये हम लोग किस में देखेंगे, टू जीन इंटरैक्शन में, या फिर आप इसे कह सकते हो इंटरजीनिक, क्योंकि दो जीन के बीच में हो रहा है। जैसे इंटर स्कूल कंपटीशन होता था दो अलग अलग स्कूल के बीच में या दो से ज्यादा अलग स्कूल के बीच में, तो ऐसे ही से हम बोल देंगे इंटरजीनिक इंटरैक्शन। या फिर हम इसे बोल सकते हैं नॉन एलेलिक इंटरैक्शन, क्योंकि एक जीन का ऑल्टरनेट फॉर्म तो अलील होता है, तो दो जीन का जो फॉर्म होगा उसे तो हम अलील नहीं बोल सकते ना, तो नॉन अलील बोल सकते हैं, तो इसीलिए नॉन एलेलिक इंटरैक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीन इंटरैक्शन। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं जीन इंटरैक्शन। जीन इंटरैक्शन होता क्या है, जब जीन्स, ये एक हो सकता है कि एक ही जीन या हो सकता है दो अलग अलग जीन इंटरैक्ट करे और फिनोटाइप में यानी कि जो अपीयरेंस है उसमें कोई डिफरेंस लाए, तो ऐसी चीज को हम लोग बोलते हैं जीन इंटरैक्शन। अब ये दो टाइप का हो सकता है, तो चलिए पहले देखते हैं दोनों टाइप के इंटरैक्शन क्या हो सकते हैं और उसी हिसाब से उनका हम लोग नाम रखेंगे। देखिए क्या हो, हमें पता है कि जो क्रोमोसोम होता है वो किसका मिलके बना होता है, क्रोमोसोम मिलके बना होता है आपका डीएनए और प्रोटीन का। इट मींस ये डीएनए और प्रोटीन का मिलके बना होगा। अगर मैंने इसको बराबर साइज का बनाया है, इट मींस ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है। अगर ये क्रोमोसोम नंबर 1 है तो ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 होगा। अच्छा आप खुद बताओ, क्रोमोसोम नंबर 1 का मैंने दो कॉपी क्यों बनाया है? इसलिए बनाया है क्योंकि ये डिप्लॉयड इंडिविजुअल है और डिप्लॉयड इंडिविजुअल में गैमेट के थ्रू एक क्रोमोसोम सेम आता है मदर की तरफ से और एक आता है फादर की तरफ से। इसीलिए हर एक क्रोमोसोम का दो कॉपी होता है एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल में, इसीलिए मैंने यहाँ पे दो क्रोमोसोम नंबर 1 बना रखा है। अब आपको पता होगा कि इस लोकेशन पे अगर कोई जीन है, इस लोकेशन पे अगर कोई जीन है, ठीक है, जिसको मैं मानता हूं कैपिटल ए, तो आपको पता है सेम यहां पे भी उसी जीन, वही जीन होगा जो उस कैरेक्टर को डिसाइड करता होगा। मैं मानता हूं इस वाले क्रोमोसोम पे स्मॉल ए। अब क्या हो कि ये कैपिटल ए इस स्मॉल ए के साथ इंटरैक्ट कर रहा हो और इसकी वजह से कोई फिनोटाइप या अपीयरेंस में कोई डिफरेंस आए, तो ऐसे इंटरैक्शन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, ये एक ही जीन में हो रहा है, एक ही जीन में इंटरैक्शन हो रहा है, तो क्या मैं इसे वन जीन इंटरैक्शन बोल दूं, वन जीन इंटरैक्शन। अच्छा अगर आप इसको देखो
तो एक जीन का ही ऑल्टरनेट फॉर्म है ये स्मॉल ए, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो, फिर एलील बोल सकते हो। तो क्या मैं इसे एलिलिक इंटरैक्शन बोल सकता हूं, एलिलिक इंटरैक्शन। और अगर आप ध्यान दो तो ये एक जीन के बीच में हो रहा है। अगर ये एक जीन के बीच में हो रहा है तो क्या मैं इसे इंट्राजीनिक इंटरैक्शन बोल सकता हूं, इंटर नहीं, इंट्राजीनिक इंटरैक्शन। तो बिल्कुल बोल सकता हूं इंट्राजीनिक इंटरैक्शन। तो ये हो गया आपका पहला टाइप का जीन इंटरैक्शन। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है पहला जो हम लोग पढ़ेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो वो है कोडोमिनेंस, वो भी हम लोग पढ़ेंगे कोडोमिनेंस, क्योंकि ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, कोडोमिनेंस होता है, एक जीन के इंटरैक्शन की वजह से आता है। हम लोग इसमें पढ़ेंगे मल्टीपल एलिलिज्म, मल्टीपल एलील्स, और पढ़ेंगे प्लियोट्रोपिज्म, प्लियोट्रोपिज्म, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहले टाइप का जीन इंटरैक्शन, जिसे बोलते हैं वन जीन इंटरैक्शन, एलिलिक इंटरैक्शन या फिर इंट्राजेनिक इंटरैक्शन, क्योंकि ये एक होमोलॉगस क्रोमोसोम के जीन, एक ही जीन के बीच में इंटरैक्शन होता है और उसकी वजह से फिनोटाइप में कोई डिफरेंस आता है। तो ये 4 एग्जांपल हैं इंट्राजेनिक या फिर एलिलिक या फिर वन जीन इंटरैक्शन का। अच्छा, क्या हो कि अगर आपका जो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ठीक है, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, मैं मानता हूं अगेन ये क्रोमोसोम नंबर 1 ही है, क्या यहां पे एक जीन है कैपिटल ए, यहां पे स्मॉल ए, यहां पे है कैपिटल बी, यहां पे है स्मॉल बी। अगर ये जीन इससे इंटरैक्ट करे, या फिर आप कह सकते हो ये जीन इससे इंटरैक्ट करे, तो क्या ये दो अलग अलग जीन है? बिल्कुल है। तो क्या मैं इसे 2 जीन इंटरैक्शन बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। क्या ये दोनों नॉन अलील हैं? क्योंकि इसका देखिए कैपिटल ए का अलील स्मॉल ए है, कैपिटल बी का अलील स्मॉल बी है, बट ये इंटरैक्ट कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ कर रहा है, या फिर आप कह सकते हो कैपिटल स्मॉल बी के साथ भी कर सकता है। बेसिकली ये जीन इसके साथ कर रहा है, तो ये नॉन अलील हैं, तो ऐसे इंटरैक्शन को नॉन एलिलिक इंटरैक्शन भी बोल सकते हैं। और जो कि मैंने आपसे बोला था एक और इंटरजीनिक, क्योंकि 2 जीन के बीच का इंटरैक्शन है तो इसे हम लोग इंटरजीनिक इंटरैक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका इंटरजीनिक इंटरैक्शन। देखिए ऐसा ही सिर्फ नहीं पॉसिबल है, एक चीज और भी तो हो सकता है ये क्रोमोसोम नंबर 3 हो, ये मैंने बनाया क्रोमोसोम नंबर 3, ठीक है, और यहाँ पे जीन सी है, ये किसी और कैरेक्टर को डिसाइड कर रहा है। हो सकता है ये वाला कैपिटल ए इस कैपिटल सी के एक्सप्रेशन को कुछ कर रहा हो, चाहे बढ़ा रहा हो चाहे घटा रहा हो, बेसिकली इंटरैक्ट करके कुछ भी डिफरेंस ला रहा हो। तो ये भी आप अगर देखोगे तो 2 अलग अलग जीन के बीच में है, यानी 2 जीन, या फिर नॉन एलिलिक या फिर इंटरजीनिक। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो 2 जीन नॉन एलिलिक और इंटरजीनिक इंटरैक्शन है, ये हो सकता है कि एक ही होमोलॉगस क्रोमोसोम पे एसोसिएटेड 2 डिफरेंट जीन के बीच में हो, या फिर 2 नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच के जो जीन है उनके बीच में इंटरैक्शन हो। इसका एग्जांपल अगर हम लोग क्या पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, और पढ़ेंगे एपिस्टैसिस, एपिस्टैसिस, ठीक है। ये दोनों चीज पढ़ के हम खत्म करेंगे 2 जीन नॉन एलिलिक या फिर इंटरजीनिक इंटरैक्शन। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा 1 जीन इंटरैक्शन, यानी एलिलिक इंटरैक्शन या फिर इंट्राजीनिक इंटरैक्शन। पहुंच चुके हैं जीन इंटरैक्शन के जो पहला टाइप था 1 जीन इंटरैक्शन, इंट्राजीनिक इंटरैक्शन या फिर एलिलिक इंटरैक्शन का पहला एग्जांपल इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो नॉर्मली क्या होता था, जब मेंडल कोई क्रॉस करते थे तो वो लेते थे एक प्योर डोमिनेंट और एक प्योर रेसेसिव प्लांट को एज अ पेरेंट, और जब उनका क्रॉस कराते थे उनके बीच में फर्टिलाइजेशन होता था, तो जो F1 ऑफस्प्रिंग आता था वो ईदर ऑफ द पेरेंट को रिजेंबल करता था, मतलब दोनों में से एक ही पेरेंट के एक्सप्रेशन को वो शो करता था। यानी कि हमने देखा था एक पेरेंट को टॉल लिया था, एक को डॉर्फ लिया था, और जो F1 आया था वो टॉल दिखा था, इट मींस एक पेरेंट को रिजेंबल किया। अब जिस पेरेंट को रिजेंबल करता था उसको हम बोलते थे, उस पेरेंट के एक्सप्रेशन को हम बोलते थे डोमिनेंट ट्रेट, इसीलिए हम लोगों ने टॉल को डोमिनेंट बोल दिया था। जबकि जिस पेरेंट के एक्सप्रेशन को वो शो नहीं करता
ऐसे ट्रेट को हम बोलते थे रेसेसिव ट्रेट। तो नॉर्मली ये होता आ रहा था। अब हुआ क्या, एक साइंटिस्ट थे कार्ल कॉरेंस। कार्ल कॉरेंस का नाम आपने मेंडल के रीडिस्कवरी में, मेंडल का जो वर्क था उसकी जो रीडिस्कवरी हुई थी उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी उन्होंने। सेम उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक प्लांट जिसका नाम है 4 o'clock प्लांट या फिर आप कहते हो मिराबिलिस जलापा, उस पे वो अपना हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे। तो उन्होंने क्या पाया, उन्होंने पाया कि जब वो प्योर रेड, ठीक है, प्योर रेड का मतलब कैपिटल आर और ये है रेड, को क्रॉस कराया व्हाइट के साथ, ठीक है, जो कि रिसेसिव ट्रेट है। तो इनको मिलना क्या चाहिए था, इनको मिलना चाहिए था F1। अब आपको पता है यहाँ पे गैमेट सिर्फ एक ही टाइप का बनेगा, कैपिटल R टाइप का, और यहाँ पे गैमेट सिर्फ एक टाइप का बनेगा, स्मॉल r टाइप का। तो इनको मिलना क्या चाहिए था, जीन, देखो जीनोटाइप तो यही मिलना चाहिए था, कैपिटल R स्मॉल r, लेकिन इसका फिनोटाइप आना चाहिए था रेड। बट इनको रेड ना मिलके क्या मिला, पिंक कलर शो हुआ, ठीक है। तो यहीं से इन्होंने डिस्कवर किया इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल का जो था यानी सेल्फ क्रॉस, उसमें क्या होता था, उसमें यहां पे रेड अपीयरेंस आता था। बट इस बार आपका जो प्लांट है जिसका नाम है 4 o'clock प्लांट या फिर मिराबिलिस जलापा, जिसको डिस्कवर किसने किया, कार्ल कॉरेंस ने। उन्होंने देखा कि इस कैरेक्टर के लिए जो कि फ्लावर का कलर है, इसमें जब प्योर रेड और प्योर व्हाइट को क्रॉस कराते हैं तो पिंक कलर F1 में शो होता है। इट मींस ना ये इस पेरेंट को रिजेंबल कर रहा है ना इस पेरेंट को रिजेंबल कर रहा है, तो ये किसी भी पेरेंट को रिजेंबल नहीं कर रहा है, इसलिए इसको बोला गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्योंकि डिसिमिलर पेयर में एक भी यूनिट फैक्टर यानी एक भी अलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे जो F1 प्लांट को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या शो कर रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सेम केस एक और प्लांट है जिसमें देखा जाता है, जिसका नाम है एंटीराइनम मेजस या फिर स्नैपड्रैगन या फिर उसे बोलते हैं डॉग फ्लावर। तो इसमें भी सेम कंडीशन देखा जाता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एक हो जाएगा आपका फेदर कलर इन एंडुलेशियन फाउल, या फिर आप कह सकते हो स्टार्च ग्रेन साइज इन सीड। और आपको पता है कि कार्ल कॉरेंस ने किसमें देखा था, कार्ल कॉरेंस ने मिराबिलिस जलापा या फिर 4 o'clock प्लांट में देखा था। सेम ऐसा ही केस रिपोर्ट है और एक प्लांट में जिसमें सेम फ्लावर कलर में ही इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो होता है, जिसका नाम है आपका एंटीराइनम मेजस या फिर आप उसे बोलते हो डॉग फ्लावर या फिर आप उसे बोलते हो स्नैप ड्रैगन, ठीक। तो अब बात करते हैं, देखिए मेंडल इसके बाद क्या करते थे, जब उनका F1 जनरेशन आ जाता था तो F1 की कराते थे सेल्फिंग। तो चलिए हम लोग कराते हैं F1 की सेल्फिंग। F1 के सेल्फिंग का मतलब कैपिटल R जैसे प्लांट को हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन उनका कराते हैं। तो देखिए यहाँ पे गैमेट दो डिफरेंट टाइप का बनेगा, कैपिटल R स्मॉल r टाइप का। यहाँ पे भी दो डिफरेंट टाइप का गैमेट बनेगा, कैपिटल R स्मॉल r टाइप का। प्यूनेट स्क्वायर बना के अगर हम लोग यहाँ पे ऑफस्प्रिंग की जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी देखें तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं फीमेल गैमेट को और यहाँ पे मैं लिख देता हूं मेल गैमेट को। अगर आप देखो तो ये वाला पॉलन इस वाले एग के साथ फ्यूज होगा तो आएगा कैपिटल R। ये वाला पॉलन इस वाले एग के साथ भी फ्यूज हो सकता है तो आएगा कैपिटल R स्मॉल r। ये वाला पॉलन इस वाले एग के साथ फ्यूज हो सकता है तो आएगा कैपिटल R स्मॉल r। ये वाला पॉलन इस वाले एग के साथ फ्यूज होगा तो आएगा स्मॉल r। यहाँ पे अगर आप फिनोटाइप देखो तो ये आएगा रेड, ये आएगा पिंक, ये आएगा पिंक और ये आएगा आपका व्हाइट। तो देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो मेंडल परफॉर्म करते थे उसमें F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो आता था हमेशा 3:1, क्योंकि वहां पे 3 टॉल या फिर अगर इसी कैरेक्टर की बात की जाए तो 3 रेड दिखने चाहिए थे और एक व्हाइट दिखना चाहिए था। बट यहाँ पे दिखा क्या, 1 रेड और 2 पिंक और 1 व्हाइट। इसलिए यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो फिनोटिपिक रेशियो है वो आता है 1:2:1। जीनोटिपिक रेशियो की अगर बात करें तो मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो होता था 1:2:1। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो कैपिटल R सिर्फ एक बार है तो 1, कैपिटल R स्मॉल r 2 टाइप बार है तो 2 और स्मॉल r एक बार है तो 1, 1:2:1। इट मींस इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी
जीनोटिपिक रेशियो में कोई डिफरेंस नहीं आया है। इसीलिए मैंने बोला था कि जो मेंडल ने बात कही थी वो गलत नहीं थी, बस उसमें कुछ डेविएशन हम लोग देखते हैं पोस्ट मेंडलिज्म में। तो ये होता है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब अगला एग्जांपल जो है वो है एंडुलेशन फाउल का फेदर का कलर। तो देखिए उसमें क्या होता है, ब्लैक कलर होता है प्योर, अगर हम लोग प्योर लाइन अगर उसका ले तो क्या होगा, ब्लैक कलर, और एक होगा आपका व्हाइट कलर। दोनों पेरेंट में अगर हम लोग कराएंगे फर्टिलाइजेशन तो आएगा ब्लू कलर का इंडिविजुअल। अगर उस ब्लू इंडिविजुअल में सिर्फ मेटिंग करवा दे तो फिर आएगा 1 आएगा आपका ब्लैक, 2 आएगा आपका ब्लू, और 1 आएगा आपका व्हाइट। 1:2:1 उसी तरीके से। तो सेम इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है एंडुलेशन फाउल भी, किस किस कैरेक्टर के रिस्पेक्ट में, फेदर कलर के। एक और एग्जांपल होता है स्टार्च ग्रेन साइज का, जो कि सीड में होता है। तो वो हम लोग प्लियोट्रोपिज्म जब पढ़ेंगे तो उसको वहां पे अच्छे से समझेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे एक चीज जो हम लोगों ने देखा कि कंप्लीट डोमिनेंस में क्या होता था, कंप्लीट डोमिनेंस यानी कि मेंडल की बात कर रहा हूं, वहां पे जो F1 आता था ईदर ऑफ द पेरेंट को रिजेंबल करता था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में किसी भी पेरेंट को रिजेंबल नहीं करता है। ठीक, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम लोग बोलते हैं फिनोटिपिक ब्लेंडिंग भी, क्योंकि आप देखो रेड और व्हाइट का कहीं ना कहीं अगर फिनोटाइप को देखो तो लगता है पिंक आना चाहिए। तो जो फिनोटिपिक ब्लेंडिंग होता है, ऐसा हम बोल देते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है फिनोटिपिक ब्लेंडिंग शो करता है। बट जीनोटाइप में कोई डिफरेंस नहीं आया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखने वाली चीज है ये। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं कोडोमिनेंस। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं क्या होता है कोडोमिनेंस। देखिए कंप्लीट डोमिनेंस में क्या होता था कि प्योर डोमिनेंट लेते थे और प्योर रिसेसिव लेते थे। प्योर डोमिनेंट और प्योर रिसेसिव का जब हम क्रॉस कराते थे तो जो F1 ऑफस्प्रिंग आता था वो ईदर ऑफ द पेरेंट को रिजेंबल करता था, और उसे हम डोमिनेंट बोल देते थे। जिसको नहीं रिजेंबल करता था रिसेसिव बोलते थे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हुआ, एक को हमने माना प्योर डोमिनेंट और एक को माना प्योर रिसेसिव। इस बार जब क्रॉस कराया F1 आया तो वो दोनों पेरेंट में से किसी को भी रिजेंबल नहीं किया, जबकि एक इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन वहां पे शो हुआ। तो इसको हम लोगों ने बोला इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इस बार क्या होगा, इस बार हम लोगों ने एक प्योर प्लांट लिया, दूसरा प्योर प्लांट लिया। इस बार मैं डोमिनेंट और रिसेसिव नहीं बोल रहा हूं, नहीं बोलने के पीछे रीजन है, इंटेंशनली नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि कोडोमिनेंस में कोई भी रिसेसिव ट्रेट होता ही नहीं है। तो एक प्योर लाइन और दूसरा प्योर लाइन लिया। F1 जब आया तो या तो ईदर ऑफ द पेरेंट को रिजेंबल करता तो हम कंप्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल मानते, अगर किसी भी पेरेंट को रिजेंबल नहीं करता तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस मानते। इसने क्या किया, इसने दोनों पेरेंट को रिजेंबल किया। अगर इसने दोनों पेरेंट को रिजेंबल किया तो हमने इसको बोला कोडोमिनेंस। तो चलिए देखते हैं कोडोमिनेंस होता क्या है। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल है कोट कलर इन कैटल। तो कैटल में जो कोट कलर होता है, उनके जो आप अपीयरेंस देखते हो कैटल का, उसमें जो कलर होता है वो कोडोमिनेंस शो करता है। आप ब्लड ग्रुप में ए बी ब्लड ग्रुप आप सुनते होंगे, ठीक है, बहुत लोगों का ए ब्लड ग्रुप होता है, किसी का बी होता है, किसी का ओ होता है, और किसी का ए बी ब्लड ग्रुप होता है। तो ये जो ए बी ब्लड ग्रुप है ये भी कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। एक ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है एमएन ब्लड ग्रुप, उसमें भी एमएन ब्लड ग्रुप आता है, वो भी कोडोमिनेंस का जो है एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कोट कलर इन कैटल वाले एग्जाम्पल को लेके कोडोमिनेंस को। तो देखिए कैटल में एक कलर होता है ब्लैक, तो यहां पे मैं बी से ना रिप्रेजेंट करके इसको R1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और ये कौन सा कलर है, ब्लैक कलर। कैटल के कोट का कौन सा कलर है, ब्लैक। यहां पे दूसरा जो मतलब कैटल का कलर था कोट का, वो है आपका R2। और ये कौन सा कलर है, तो ये है व्हाइट। जब हमने इनके बीच में फर्टिलाइजेशन करवाया तो यहां पे पहले आपको पता होगा गैमीट सिर्फ एक टाइप का बनेगा, और यहां से गैमीट इस टाइप का बनेगा, मतलब R1 इधर और R2 इधर। इनका जो F1 आता है R1 और R2 टाइप का, यानी कि रोन, ठीक है, रोन, जिसको हिंदी में आप बोलते हो चितकबरा, ठीक है। तो ब्लैक कलर का कैटल था और इधर व्हाइट कलर का कैटल था। इनसे जब ऑफस्प्रिंग आया तो वो रोन कलर का आया, यानी कि चितकबरे टाइप का। मतलब आप कह सकते हो कि उसके जो स्किन था उस पे ब्लैक स्पॉट भी था और व्हाइट स्पॉट भी था, ठीक है। तो ऐसा ऑफस्प्रिंग आया किससे,
इस पेरेंट से, और ये हो गया आपका F1। अब हम F1 तक तो मामला रोकेंगे नहीं, अब हम इनके बीच कराएंगे सिब मेटिंग। अगर हम इनके बीच कराएंगे सिब मेटिंग तो कुछ इस तरीके का पेरेंट यहाँ पे हम लेंगे R1 R2 R1 R2, और इनके बीच में गैमेट कैसा बनेगा, तो एक टाइप का बनेगा R1 और एक दूसरा टाइप होगा R2। सेम यहाँ पे R1 और R2। प्यूनेट स्क्वायर बना लेते हैं। चलिए हमने बनाया प्यूनेट स्क्वायर। यहां पे मैंने लिख दिया फीमेल गैमेट दैट इज R1 और R2, यहां पे लिखा मेल गैमेट R1 एंड R2। अगर ये वाला गैमेट इसके साथ फ्यूज करे तो R1 R1, ये वाला गैमेट इस वाले गैमेट के साथ तो R1 R2, ये वाला गैमेट इस वाले गैमेट के साथ तो R1 R2, ये वाला गैमेट इस वाले गैमेट के साथ तो R2 R2। अब अगर आप फिनोटाइपिक रेशियो यानी फिनोटाइप की बात करो तो ये तो आपका होगा ब्लैक, ये आपका होगा रोन, ये भी आपका होगा रोन, और ये होगा आपका व्हाइट कोट कलर का। ठीक है, तो फिनोटाइपिक रेशियो यहां पे भी कैसा आएगा 1:2:1। और जीनोटाइपिक रेशियो देखिए R1 R1 टाइप का सिर्फ एक ही प्लांट है, सॉरी प्लांट नहीं है, कैटल है 1, और R1 R2 टाइप का 2 कैटल है, और R2 R2 टाइप का 1। तो इट मींस यहाँ पे भी फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 1:2:1 आया। तो कोडोमिनेंस में क्या होता है, दोनों के दोनों अलील इंडिपेंडेंटली कंप्लीट डोमिनेंस शो करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। को मींस साथ में, डोमिनेंस में डोमिनेंस मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करने की क्षमता। तो ये है आपका कोडोमिनेंस। इसका और एग्जांपल क्या है, AB ब्लड ग्रुप, जो कि जब हम लोग मल्टीपल एलिलिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग ब्लड ग्रुप को ढंग से समझेंगे, तो वहां पे आपको दिखेगा भी कि कैसे AB ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस शो करता है। और कौन सा एग्जांपल मैंने बोला था, MN ब्लड ग्रुप। तो MN ब्लड ग्रुप हम जो है आप ध्यान रख लो कि MN ब्लड ग्रुप भी एक कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। तो अब हम लोग चलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म की तरफ, और वहीं पे हम लोग देख लेंगे AB ब्लड ग्रुप भी कैसे कोडोमिनेंस शो करता है। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। देखिए मेंडल बोलते थे हर एक जीन का 2 अलील हो सकता है, ठीक, इसीलिए कैरेक्टर के 2 ट्रेट होते थे। बट हमें पता है कि मेंडल को ना जीन के बारे में पता था ना अलील के बारे में पता था, इसीलिए मेंडल जीन को एलिमेंट या फिर फैक्टर बोलते थे। बट हमें कैसे पता लगा कि मेंडल बोलते थे जीन जो है उसका 2 ही अलील हो सकता है, क्योंकि मेंडल जो जीन को फैक्टर बोलते थे वो बोलते थे फैक्टर अकर इन पेयर। ठीक है, फैक्टर्स अकर इन पेयर। तो क्योंकि फैक्टर जीन और अकर इन पेयर इट मींस अलील, तो इसीलिए हम कहते हैं कि मेंडल का मानना था कि जो जीन है उसका 2 अल्टरनेट फॉर्म होता है जिसे हम अलील बोलते हैं। बट आज हमें पता है कि एक जीन का मोर देन 2 अलील हो सकता है, जिसे हम पढ़ते हैं मल्टीपल एलिलिज्म में। तो सबसे पहले बात आती है कि ये मल्टीपल अलील बनते कैसे हैं, या फिर आपको हम अलील ही कैसे बनते हैं। तो देखिए अलील बनता है ड्यू टू म्यूटेशन। हम मानते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस में मैंने आपको समझाया भी है कि एक कोई जीन है जिसे हम बोलते हैं वाइल्ड टाइप का। अब ये जो वाइल्ड टाइप का जीन है ये किसी एक कैरेक्टर को डिसाइड करता है। मैं मानता हूं कि ये जो जीन है ये प्लांट की हाइट को डिसाइड करता है, और ये कैपिटल T वाला जीन है, मतलब कैपिटल T अलील बोल सकते हो या फिर आप जीन बोल दो। तो ये वाइल्ड टाइप का है। शुरू में सिर्फ और सिर्फ टॉल प्लांट बनते थे, बट हुआ क्या, इसी जीन में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ। क्यों हुआ, ड्यू टू म्यूटेशन। अब हमें पता है कि डीएनए में कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, किस फॉर्म में, जीन के फॉर्म में। जीन या फिर आप कह दो इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होगी, भाई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के फॉर्म में होगी ना। तो उसी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में कुछ डिफरेंस आ गया हो, 1-2 बेस पेयर चेंज हो गए हो, जिसकी वजह से अब इसका एक ऑल्टरनेट फॉर्म बन गया है। तो अभी भी वो प्लांट की हाइट कैरेक्टर को ही डिसाइड कर रहा है, बट अब वो टॉल ना बना के जो दूसरा फॉर्म बना है वो डॉर्फ बना रहा है, तो एक अलील बन गया। तो ऐसे ही जरूरी थोड़ी है कि उस जीन में एक ही बार म्यूटेशन होगा, और बार भी तो म्यूटेशन हो सकता है। तो ऐसे ही बनता है आपका मल्टीपल अलील। अब मल्टीपल अलील जो है ये आप इंडिविजुअल लेवल पे नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते, जैसे मैं ब्लड ग्रुप का एग्जांपल ले लूं, तो मेरा ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव है, और अगर आप सिर्फ मेरा जीनोटाइप देखोगे
रिस्पेक्ट, आप किस रिस्पेक्ट में, ब्लड ग्रुप के रिस्पेक्ट में, तो आपको मिलेगा कि एक ही एलील होता है, वो कैसा है, कैपिटल ए, क्योंकि आपको पता है कि ए ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल ए से, ठीक है। तो हो सकता है मेरे मदर ने भी मुझे कैपिटल ए टाइप का एलील दिया हो ब्लड ग्रुप के लिए और फादर ने भी कैपिटल ए के टाइप का दिया हो, या हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी ए ब्लड ग्रुप रिजेंबल करेगा। क्यों करेगा, मैं पहले ही बता दूं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप कंप्लीट डोमिनेंस शो करते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप को डोमिनेंस शो करता है, और ओ ब्लड ग्रुप एक रेसेसिव ट्रेट है, ठीक। ए अलग, ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप कंप्लीट डोमिनेंस शो करेंगे। इट मींस होमोजाइगस कंडीशन और हेटेरोजाइगस कंडीशन में दोनों में ए ब्लड ग्रुप शो होगा, बी ब्लड ग्रुप शो होगा। ए बी ब्लड ग्रुप को डोमिनेंस मतलब ए और बी एक साथ जब किसी इंडिविजुअल में होंगे तो उस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप होगा ए बी। और ओ ब्लड ग्रुप होने के लिए दोनों के दोनों रेसेसिव एलील यानी कि स्मॉल आई जब साथ में होगा तब जाके किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ओ होगा। तो मैं कह रहा था कि अगर आप सिर्फ मेरे लेवल पे, एक इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करोगे तो आपको मिलेगा भाई इस इंडिविजुअल के पास तो ए टाइप का ही एलील है, यानी कि आपको सिर्फ अभी इतना इंफॉर्मेशन मिलेगा कि ए टाइप का एलील होता है। मैं मानता हूं मेरा जो ब्लड ग्रुप था ए बी था, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आप सिर्फ इतना जान पाओगे, क्योंकि मैं डिप्लॉयड इंडिविजुअल हूं, तो आप सिर्फ इतना जान पाओगे कि दो एलील होता है ब्लड ग्रुप का, ए और बी। लेकिन आप, अगर हम लोग आपकी भी स्टडी करें और हो सकता है आपका ब्लड ग्रुप ओ हो, तब आपको पता चलेगा कि नहीं, ए ब्लड ग्रुप भी होता है, बी ब्लड ग्रुप भी होता है, ओ ब्लड ग्रुप भी होता है। यानी कि ह्यूमन के केस में ब्लड ग्रुप जो कैरेक्टर है उसके रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो तीन टाइप का एलील होगा, ए टाइप का, बी टाइप का और ओ टाइप का, ठीक। तो ये होता है मल्टीपल एलीलिज्म। अब नॉर्मली हम क्या करते थे, जब नॉर्मल हम कंडीशन होता था जो कि मेंडल का कंडीशन होता था, वहां पे हमें अगर टाइप ऑफ जीनोटाइप निकालना होता था तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते थे 3n। अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता था तो यहाँ पे 1 हो जाता था। इट मींस 3 जीनोटाइप, 3 डिफरेंट टाइप का जीनोटाइप। तो हमें पता भी है भाई कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, यही तीनों टाइप का जीनोटाइप आता था। कहां पे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। अगर डाईहाइब्रिड क्रॉस होता तो नॉर्मली आप यहाँ पे 2 कर देते और आ जाता। लेकिन जब केस होगा मल्टीपल एलीलिज्म का तो वहां पे टाइप ऑफ जीनोटाइप निकालने का फॉर्मूला होता है n+1+2, सॉरी नॉट +2 बाई 2, ठीक है। तो अब हमने आपको पहले ही बता दिया कि ब्लड ग्रुप जो है उसमें 3 एलील होता है। तो यहां पे अगर फॉर्मूला को आप अप्लाई करो तो ये आएगा 3+1 बाई 2। 3+1 मीन्स 4 इंटू 3 इट मीन्स 12 बाई 2, यानी कि 6 डिफरेंट टाइप का जीनोटाइप आएगा इस केस में, जो कि है ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप के बारे में मुझे आपको बताना है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि IA यानी कि ए ब्लड ग्रुप डोमिनेंट है, ठीक है, और कौन है, बी ब्लड ग्रुप भी डोमिनेंट है, ठीक है। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, स्मॉल आई कैसा आपका रेसेसिव है, और ए बी कैसा है, ए बी आपका कोडोमिनेंस शो करता है, कोडोमिनेंस शो करता है। तो देखिए ब्लड ग्रुप जो होता है वो कितने टाइप का होता है, या तो होता है किसी इंडिविजुअल का ए ब्लड ग्रुप, या फिर होगा उसका बी ब्लड ग्रुप, या फिर होगा ए बी ब्लड ग्रुप, या फिर होगा ओ ब्लड ग्रुप, ठीक। ए ब्लड ग्रुप क्या शो करता है, मैंने पहले बताया कंप्लीट डोमिनेंस शो करता है। तो उस केस में उसका जीनोटाइप क्या क्या हो सकता है, IA यानी कि होमोजाइगस कंडीशन, IA और स्मॉल आई, ये भी तो हो सकता है क्योंकि कंप्लीट डोमिनेंस जो है वो तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी अपना एक्सप्रेशन शो करेगा। देखिए किसी भी इंडिविजुअल का हम ब्लड ग्रुप बोलते हैं कि भाई आपका ब्लड ग्रुप ए है, आपका बी है, आपका ए बी है, आपका ओ है, कैसे बोलते हैं, तो वो ऐसे बोलते हैं कि उसके आरबीसी के सरफेस पे अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो हम बोलते हैं कि ए ब्लड ग्रुप है, अगर बी एंटीजन प्रेजेंट है आरबीसी की सरफेस पे तो हम बोलते हैं बी ब्लड ग्रुप है, अगर ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है आरबीसी की सरफेस पे तो ए बी ब्लड ग्रुप है, और अगर एक भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है तो ऐसे इंडिविजुअल को बोलते हैं ओ ब्लड ग्रुप है। अब आप कॉमन सेंस का यूज करो और इम्यूनोलॉजी आपने पढ़ रखा होगा
तो आप खुद बताओ, अगर किसी इंडिविजुअल के पास ए एंटीजन है और उसके पास ए एंटीबॉडी भी हो, तो उस केस में क्या होगा, ए एंटीजन और ए एंटीबॉडी के बीच हो जाएगा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एग्लूटिनेशन, जिसकी वजह से वो एंटीजन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ब्लड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, जिस भी इंडिविजुअल के पास ए ब्लड ग्रुप होगा यानी ए एंटीजन होगा, उसके पास कभी भी ए एंटीबॉडी नहीं होगा। कौन सी एंटीबॉडी होगी, बी एंटीबॉडी होगी। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है, इट मींस उसके आरबीसी सरफेस पे बी एंटीजन है, तो उस केस में उसके पास बी एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए, ए एंटीबॉडी होनी चाहिए। किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए बी है, इट मींस उसके आरबीसी के सरफेस पे ए और बी एंटीजन प्रेजेंट है, तो उस केस में उसके पास ए और बी दोनों एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों में से अगर दोनों होगी तो दोनों एंटीजन जाएगा, और एक भी एंटीबॉडी होगी तो वो वाला पर्टिकुलर एंटीजन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो इट मींस उसके आरबीसी सरफेस पे एक भी एंटीजन नहीं है, तो उस केस में उस इंडिविजुअल के पास ए और बी दोनों एंटीबॉडी हो सकता है, क्योंकि उसके पास कोई एंटीजन है ही नहीं। तो देखिए, मैं पहले बात कर रहा था ब्लड ग्रुप ए की, इट मींस इसके आरबीसी सरफेस पे ए टाइप का एंटीजन है, तो यहां पे मैं मेंशन कर दे रहा हूं एंटीजन किस टाइप का, ए टाइप का। तो इसके पास एंटीबॉडी ए तो नहीं हो सकती, तो क्या होगा, बी टाइप का, और हमेशा एंटीबॉडी को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उस केस में उसका जीनोटाइप या तो ये होगा या फिर ये होगा, राइट। और इसके पास एंटीजन कौन सा होगा, बी एंटीजन, इसीलिए इसका ब्लड ग्रुप ही बी है, और एंटीबॉडी स्मॉल ए टाइप का। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, इट मींस उसके पास जीनोटाइप क्या हो सकता है, आई ए आई बी बस, और इसके पास एंटीजन कौन सा होगा आरबीसी की सरफेस पे, ए बी, और यहां पे एंटीबॉडी एक भी नहीं होगा। ओ ब्लड ग्रुप में मैंने आपको बताया रेसेसिव कंडीशन, इट मींस स्मॉल आई कंडीशन में ही अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, एक्सप्रेस करेगा। ये आपको पता है कोडोमिनेंस वाला कंडीशन है, ठीक, ए बी वाला। अब इसके पास एंटीजन एक भी नहीं है, तो एंटीबॉडी स्मॉल ए स्मॉल बी दोनों होगा, ठीक है, स्मॉल ए और स्मॉल बी दोनों टाइप का एंटीबॉडी इसके पास होगा। तो ये था आपका मल्टीपल एलिलिज्म, जो कि कहता है कि एक जीन के मोर देन 2 अलील हो सकते हैं। ये अलील बनता है ड्यू टू म्यूटेशन। यहां पे ब्लड ग्रुप जो है उसका एग्जाम्पल है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो अलील है मल्टीपल एलिलिज्म, इसकी स्टडी कैसे कर सकते हो, तो ये पॉपुलेशन लेवल पे कर सकते हो आप, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं कर सकते। अगर आपसे कोई पूछे कि मल्टीपल अलील कहां पे लोकेटेड होता है, तो आप खुद देखो कि अगर ये क्रोमोसोम है, होमोलॉगस क्रोमोसोम, तो अगर ए ब्लड ग्रुप को देखोगे तो कैपिटल ए यहां पे है, हो सकता है यहां पे स्मॉल आई हो सकता है कैपिटल ए हो, दोनों केस में। लेकिन आप देखो होमोलॉगस क्रोमोसोम पे सेम लोकस पे ही होता है, यही मैं बताना चाह रहा हूं। अलील का मतलब ही होता है भाई एक जीन का अल्टरनेट फॉर्म। बी ब्लड ग्रुप का अगर आप देखोगे तो बी ब्लड ग्रुप में यहाँ पे अगर बी है तो यहाँ पे स्मॉल आई भी हो सकता है, यहाँ पे बी हो सकता है। ए बी में यहाँ पे सेम लोकस, और ओ में तो कोई एंटीजन है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जीन एब्सेंट है, इट मींस यहाँ पे स्मॉल आई, यहाँ पे भी स्मॉल आई। तो ये है आपका मल्टीपल एलिलिज्म। और अगर आपसे कोई पूछे कि मल्टीपल अलील कहां पे लोकेटेड होंगे, तो होमोलॉगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पे। बट कोई आपसे पूछे कि अगर इंडिविजुअल लेवल पे क्या आप बता सकते हो मल्टीपल एलिलिज्म का केस, तो नहीं बता सकते, ठीक। तो ये था आपका मल्टीपल एलिलिज्म। और अब हम लोग जीन इंटरैक्शन का, वन जीन इंट्राजेनिक या एलिलिक इंटरैक्शन का लास्ट पोर्शन, जो कि फोर्थ पोर्शन है क्या, प्लियोट्रोपिज्म, उसको कवर करते हैं। प्लियोट्रोपिज्म को रखते हैं अगले लेक्चर के लिए, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है प्लियोट्रोपिज्म, तो उसको हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि उसमें हम लोग जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो प्लियोट्रोपिज्म शो करते हैं। सिकल सेल एनीमिया हो गया और बहुत सारी चीजें हमें कवर करनी है, तो प्लियोट्रोपिज्म अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए आप कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म को अच्छे से रिवाइज करो। जो भी डाउट आता है आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछो। अगर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, थैंक यू।